वर्ल्ड कप के मौके पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश पाकिस्तान में रची गई। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान से की गई। निशाना हिंदुस्तानी थे और प्लान पाकिस्तानी था। सोचिए, इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद मोहम्मद शमी को चुनकर टारगेट करने का काम हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से शुरू हुआ था। खेल 11 खिलाड़ी रहे थे, लेकिन जानबूझकर एक मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद शमी को पाकिस्तान की एजेंसी ने चुना। मोहम्मद शमी के बारे में अनाप शनाप बोलना, मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर गाली देना, नाम बदलकर, पहचान बदलकर सिर्फ मोहम्मद शमी पर सवाल उठाना, यह काम हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से शुरू हुआ था। और अफसोस तो इस बात का है कि जो काम पाकिस्तान से शुरू हुआ उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी बाद में फंस गए और उन्होंने पाकिस्तान से चलाए गए हैशटैग को, पाकिस्तान से शुरू हुए ट्रेंड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आज हम आपको आगाह करना चाहते हैं, खबरदार करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले या ट्रेंड कराने से पहले यह भी सोचिए कि जो बातें कही जा रही हैं उसका ओरिजिन क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है। मैं आपको कुछ सबूत दिखाने जा रहा हूं जो यह साबित करेंगे कि हिंदुस्तान के मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद शमी को टारगेट करने का पूरा प्लान पाकिस्तानियों ने बनाया, पाकिस्तान की एजेंसियों ने बनाया। मोहम्मद शमी को टारगेट हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं, पाकिस्तानी एजेंट्स ने किया। इंडियन मुस्लिम के खिलाफ नैरेटिव दिल्ली या मुंबई में नहीं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बना। पाकिस्तानी एजेंसियों ने ऑर्डर दिया, एक नैरेटिव क्रिएट किया। पाकिस्तान के खिलाफ खेले 11 हिंदुस्तानी, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ निशाना मोहम्मद शमी को बनाया गया। एंटी मोहम्मद शमी ट्वीट्स भी पाकिस्तान हैंडल्स कर रहे थे और पाकिस्तानी एजेंट से उसे ट्रेंड करा रहे थे। एक या दो नहीं, पूरे 30 सबूतों से आज ये साबित हो जाएगा। सबूत नंबर 1 ये रहा। 15 लोगों को फॉलो करने वाले अली ताजा की एंट्री होती है। वो मोहम्मद शमी को बेकाऊ बताता है, भारत से निकलने को कहता है, बैक टू बैक 11 ट्वीट्स करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और गायब हो जाता है। ये अली ताजा था कौन? इसकी लिस्ट ऑफ फॉलोइंग्स देख लीजिए। 15 हैंडल्स में से 11 हैंडल्स पाकिस्तानी हैं। इसमें इमरान से लेकर शेख रशीद और फवाद चौधरी सबके नाम हैं। अब सबूत नंबर 2 की बात करते हैं। इस हैंडल का नाम है फैजी ग्राम। ये कमेंट सेक्शन में मोहम्मद शमी को आईएसआई का एजेंट बताता है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को प्राउड पाकिस्तानी बताता है। सबूत नंबर 3 ये रहा। शमी को उल्टा सीधा बोलने के लिए राइस पोलर नाम का नया अकाउंट बना और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कुछ मिनटों के बाद यह अकाउंट ही गायब हो गया। इसी तरह स्नी 8437 के नाम से एक अकाउंट टाइमलाइन पर आता है। शमी के लिए अब शब्द कहता है, बाद में पता चलता है कि इस अकाउंट के 0 पोस्ट हैं, 1 फॉलोअर है और ये 9 अकाउंट्स को फॉलो करता है। और आज जब हमने इस अकाउंट की तफ्तीश की तो पता चला कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी शमी को ट्रोल करने और इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बनाए गए ये दोनों ही अकाउंट्स अब गायब हो चुके हैं। एक और सबूत देखिए। नदीम खान नाम के हैंडल से मोहम्मद शमी के लिए गद्दार वाला टेक्स्ट चिपकाया जाता है। यह अकाउंट भी पूरी प्लानिंग के साथ बिल्कुल फ्रेश क्रिएट किया गया। इसका एक पोस्ट था, 11 फॉलोअर्स थे और एक को फॉलो करता था। मगर अब इसी अकाउंट को सर्च करने पर यह मैसेज आता है, दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक और पाकिस्तानी हैंडल देखिए। मी हूं क्यूट गर्ल के नाम से यह फ्रेश अकाउंट बना। इस हैंडल से भी शमी को अब शब्द कहे गए और अब बाकी हैंडल्स की तरह यह अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका है। यहां भी सेम मैसेज आ रहा है। मोहम्मद कामरान नाम के हैंडल ने भी शमी पर आईएसआई एजेंट का ठप्पा लगाकर पाकिस्तानी नैरेटिव चलाया। तफ्तीश में पता चला कि ये जनाब भी पाकिस्तानी हैं और कराची में बैठकर ट्वीट कर रहे थे। सोगर काका नाम के हैंडल से शमी के मुसलमान होने के सबूत मांगे गए। ये भी एक पाकिस्तानी एजेंट निकला। इस्लामाबाद में बैठकर प्रोपेगेंडा करता पकड़ा गया। इस पाकिस्तानी साजिश में वहां के पत्रकार भी शामिल थे। एक सैंपल अदील तैयाब का है। इसने भी शमी के लिए एजेंडा वाला ट्वीट फैलाया। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि जनाब पाकिस्तान के समा टीवी के लिए काम करते हैं।
ये सिर्फ कुछ नाम नहीं थे, 42,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले पाकिस्तानी हैंडल से भी एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया गया। और जिस ट्वीट को इस हैंडल से पोस्ट किया गया उसका लोकेशन भी पाकिस्तान ही था। अब तक जितने भी सबूत आपने देखे उससे ये चीज तो शीशे की तरह साफ है कि शमी के खिलाफ ट्वीट करने वाले ज्यादातर हैंडल्स ना सिर्फ पाकिस्तानी थे बल्कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने भी इसे भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ये कैसे हुआ, अब ये देखिए। हैशटैग इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तान से इसे ट्रेंड कराया गया। हैशटैग हिंदू, ये भी पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट हुआ। इस पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हुए। पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स में इंडियन मुस्लिम वाला नैरेटिव पूरी प्लानिंग के साथ फिट किया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद शमी कई घंटों तक टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक रहे। पाकिस्तान में गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ बताता है कि इस वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान को कैसे अंजाम दिया गया। नीला रंग शमी का है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान में ही जनरेट हुआ। इंटरनेट पर शमी, इंडियन मुस्लिम, हिंदू और नरेंद्र मोदी को लेकर जो कुछ भी फैलाया गया सबका स्पॉन्सर्स पाकिस्तान और वहां की एजेंसीज थी। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दर्जन भर सबूत आपने देख लिए, अब कैमरे पर ही प्रूफ देख लीजिए। पाकिस्तान में इस वक्त टॉप पे जो 7 ट्रेंड चल रहे हैं, बड़ी मजे की कहानी। मैं साथ के साथ आपको बताता हूं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। नंबर 1 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। नंबर 2 मौका। नंबर 3 बाबर आजम, वाह वाह क्या बात है बाबर आजम। नंबर 4 T20 वर्ल्ड कप 2021। नंबर 5 शमी। अब ये शमी के साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने, इंडिया ने, इसलिए उसका ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है। कोहली का भी ट्रेंड चल रहा है। इंडियंस इस वक्त कर रहे हैं। तो ये 7 टॉप ट्रेंड्स पाकिस्तान में इस वक्त ये चल रहे हैं। पाकिस्तान ने एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया, पाकिस्तानियों ने बवाल मचाया और लपेटे में हिंदुस्तानी आ गए। राहुल ने यहां भी मोदी विरोध का मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन भी एक्टिव हो गई। ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम करने लगे, मोदी को घेरने लगे। भारत में मौजूद मोदी विरोधियों के पूरे इकोसिस्टम ने पाकिस्तानी साजिश को भारत और इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया। बात यही नहीं रुकी, तथाकथित बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने बाकायदा इंटरनेशनल एजेंडा चलाया। वॉशिंगटन पोस्ट में शमी की तस्वीर के साथ पेड आर्टिकल चिपकाकर पेड नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। नुकसान यह हुआ कि सचिन जैसे खिलाड़ी भी पाकिस्तानी एजेंट्स और भारत में मौजूद उनके सपोर्टर्स की चाल समझ नहीं पाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, यजुवेंद्र चहल, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, पाकिस्तानी अपनी साजिश में कामयाब हो गए। और इंडिया में ना तो किसी को कुछ समझ में आया और ना ही कोई वहां की कमेंट्री सुन पाया, जिसमें नॉन स्टॉप हर आधे घंटे पर हर न्यूज चैनल पर शमी होता रहा। मुसलमानों के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलता रहा। इंतहा पसंदों ने शिकस्त का सारा मलबा मुसलमान भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर डाल दिया। भारत पाकिस्तान से मैच क्यों हारा? भारत के जुनूनी हिंदुओं का पारा हाई हो गया। नरेंद्र मोदी की सोच रखने वाले भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने ट्विटर पर अपने ही मुसलमान क्रिकेटर के खिलाफ नफरत का बाजार गर्म कर दिया। ये गेम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप कुछ यूं लगाइए कि जानबूझकर पाकिस्तानियों ने मोहम्मद शमी वाले अलग अलग एंगल अपने वीडियोस में फिट किए, उसमें दंगा फसाद वाला डायलॉग घुसाया, हर मोबाइल तक पहुंचाया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया। लेकिन आप देखें हिंदू इंतहा पसंद जो है वो मोहम्मद शामी को पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो ये तो उनका नजरिया है। जब मैं इंडिया कह रहा हूं तो इंडिया के अंदर तो बकायदा एक अजीब सूरत हाल होगी, दंगा फसाद हो गया है, दंगे फूट पड़े हैं। मुसलमान खिलाड़ी उनकी टीम में था, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। केएल राहुल 1 स्कोर पे आउट हो गया, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बहुत कमाल खेल रहा था, मुझे लगता था उनका तुर्क का पत्ता है, आउट हो गया। अफरीदी ने उड़ा के मारा इन स्विंग बॉल के ऊपर, फर्क हो गया, कोई नहीं बोला। रोहित शर्मा, कैसा उसको विराट कोहली ने सपोर्ट किया है, हालांकि वो एक बड़े मैच के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक लंबी इनिंग खेलेगा, कोई नहीं बोला। सूर्य कुमार मायूस किया, कोई नहीं बोला। विराट कोहली बहुत स्लो खेला, कोई नहीं बोला। पैंट, कोई नहीं बोला। बाकी खिलाड़ी जो मायूस करके, पांड्या, कोई नहीं बोला।
सारा कसूर किस पे डाल रहे हैं? शामी के ऊपर, मोहम्मद शामी के ऊपर। क्यों? मुसलमान है, गद्दार करार दो। एक नफरत अंगेज कंपेन उसके खिलाफ चलाई गई है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हारने के बाद भारतीय इंतहा पसंदों ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से भारत की शिकस्त का सारा मलबा बॉलर मोहम्मद शामी पर डाला जा रहा है और पाकिस्तान भारत मैच के इख्तिताम पर मोहम्मद शामी के सोशल मीडिया अकाउंट पर गालियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। बात सिर्फ ट्विटर की नहीं, शमी को अब्यूज करने वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम पर हजारों की संख्या में फर्जी प्रोफाइल क्रिएट किए गए। इस वक्त शमी को गाली देने वाले 90% से ज्यादा अकाउंट या तो प्राइवेट कर दिए गए हैं या फिर डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का पूरा प्लान ही ये था कि जो सही बात है उसे दबा दिया जाए। असली मुद्दा ये था कि पाकिस्तान की जीत पर जो पटाखे फूटे उसमें इंडियन मुसलमान वाला एंगल डालकर भड़काया जा सके। सबूत के तौर पर आपको कुछ और पाकिस्तानी कमेंट्री सुनाते हैं। देखिए कितनी चालाकी से बांग्लादेशी हिंदुओं को इंडियन मुस्लिम से जोड़ा गया। इरफान के शमी वाले ट्वीट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी एजेंट है, यहां पर इस कदर उसको अब्यूज किया गया ट्विटर पे कि नाज़रीन एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेटर्स को बीच में बोलना पड़ा। ये आईएसआई का एजेंट है जो किस तरफ से खेल रहा था। जनाब इरफान पठान दा इरफान पठान, आप उसको जानते हैं, बहुत बड़ा नाम। इरफान पठान का ट्वीट बता रहा हूं, वो कहते हैं जी, इवन आई वाज द पार्ट ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बैटल्स ऑन द फील्ड वेयर वी हैव लॉस्ट बट नेवर बीन टोल्ड टू गो पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यू इयर्स बैक, दिस क्रैप नीड्स टू स्टॉप। कहते हैं मैं भी पाकिस्तान और भारत की मैचों में खेलता रहा हूं जहां पे भारत हारता रहा है कई मैचों में, मुझे ये तो नहीं कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ। शामी के बारे में ये कहा जा रहा है और कहता है ये मैं पिछले कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, ये वो इंडिया नहीं है जो पहले इंडिया हुआ करता था। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियंस अब उसके बदले में यहां इंडिया के अंदर मुसलमानों को उन्होंने जीना हराम कर दिया है। और यह मैच हारने के बाद वो सारा का सारा गुस्सा और बदला मुसलमानों के ऊपर उतार रहे हैं। भाई मुसलमान आपके शहरी हैं, इंडियन नेशनल हैं, वो भारतीय मुसलमान हैं, वो भारत के अंदर रहते हैं, उनका भारत पे उतना ही हक है जितना किसी हिंदू का है। क्रिकेट तो सिर्फ बहाना है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान की साजिश ही हिंदुस्तान को सुलगाना है। इसलिए शमी के साथ शाहरुख खान वाला एंगल डाला जा रहा है। पहले से तय प्लान के तहत मुसलमान किया जाता है, हैशटैग ट्रेंड कराए जाते हैं और भारत में मौजूद मोदी के दुश्मन उसे हाथों हाथ लेकर अपना पॉलिटिकल हैशटैग घुमाने लगते हैं, वो भी ये जानते हुए कि ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। हर फील्ड के अंदर से जिस टॉप की फील्ड के अंदर मुसलमान मौजूद हैं और मुसलमान अगर बेहतरीन पोजीशंस पर मौजूद हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा। बीजेपी के रहनुमा का जो साला है उसे फौरी छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी और हिंदू उसके ऊपर वो टैग लगा हुआ है। शाहरुख खान का बेटा जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके साथ इस कदर सख्त रवैया अपनाया जाता है जो कि इससे पहले आज तक किसी इस तरह के केस के कैदी के साथ नहीं, क्योंकि शाहरुख खान को मजा चखाना है, मुसलमानों को पीछे धकेलना है, उनकी मार्केट जो है उसे कम करना है। एन वही मनाज़िर कराम मामला जो है वो इस वक्त मोहम्मद शामी के साथ हो चुका है और जिस तरह के कमेंट्स मोहम्मद शामी की पोस्ट्स के नीचे आ रहे हैं कि तू पाकिस्तान में चला जा, तू थोड़ी शांति है हमें भी, और कितना खाया पैसा है तूने, हंसी आती है तेरे ऊपर, और आगे गंदी गालियां लिख के वर्ल्ड कप मैच में और कोई बॉलर कहां हंसता दिख रहा था, बस पाकिस्तान वाले ही हंस रहे थे और साथ तू भी हंस रहा था। यानी कि इसका जो ईमान है, जो इसके दिल में कलमे की ताकत है, वो आज इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ये जो मोहम्मद शामी के खिलाफ हो रहा है, हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस? मोहम्मद शामी को ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां, पाकिस्तान चले जाओ, ये हो गया वो हो गया, आई मीन अ लॉट, ऐसा इतना कुछ कि वहां पर जर्नलिस्ट हैड टू रियली टॉक अबाउट इट। ये देखिए क्या हो रहा है। एक बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मैंने एक दफा गद्दार कहा शाहरुख का मैंने इंटरव्यू सुना, उसने इतना हिंदुस्तान के लिए किया। कुछ सर्टेन जमातें हैं जो हिट आउट करती हैं, कुछ पार्टीज के लोग हैं वो बात करते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका तिरंगा पहन कर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके खिलाफ ऐसी शर्मनाक बात कर देना, मुझे इतना अफसोस हुआ। ऑब्वियसली यार, ये जो सेंटिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, ये अल्टीमेटली कल आपके अगेंस्ट जाएगा। ये कल हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। 28 करोड़ मुसलमान रहता है और आप क्या प्रूव कर रहे हो मीडिया के ऊपर, आप ये क्या कह रहे हो मुसलमानों को?
पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान का पूरा इकोसिस्टम इस एजेंडे को फैलाने में बिजी है। अफरीदी से लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तक और भारत में मौजूद उनके सपोर्टर, ऐसा लग रहा है सब आपस में मिले हुए हैं। भारत में क्या हो रहा है? भारत में ये हो रहा है कि मोहम्मद शामी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी, अब उनको इम्तियाजी सलूक का सामना है। ट्विटर पे तो निहायत तूफान बदतमीजी हो रही है और हैशटैग शामी टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सॉफ्टन अप करके हम ये बता सकते हैं कि शामी को कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं और बैन कर दिया जाए, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं शो का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा, शाहिद भाई आपसे। हमने देखा कि अब मोहम्मद शामी पहले तो मुस्लिम क्रिकेटर नहीं है जो कि इंडिया से खेल रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ से खेलते आए हैं, लेकिन कल इस तरह की चीज़ आना ये बड़ी अफसोसनाक है क्रिकेट के लिए। उनका एजेंडा समझ नहीं आता कि वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब से ये मोदी साहब की हुकूमत आई है, बहुत बड़ी जहालत ही कहूँगा मैं, जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे मेरे ख्याल में जो कश्मीर में जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, और आई थिंक ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। इंडियन जो लोग हैं उनको मैं हमेशा प्रेज़ करता हूँ, वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोदी साहब जब से आए हैं तो आई नो कि इंडिया के इमेज ओवरऑल दुनिया में किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बहुत नेगेटिव अप्रोच है उनकी। इंडिया के अंदर जो मोहम्मद शामी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जिसने 355 विकेट्स लिए इंडिया के लिए, और ये टू नेशन थियोरी को मजीद कन्विक्शन के साथ उसको प्रूव करते जा रहे हैं कि ये बिल्कुल इन्होंने एक उसको मुसलमान होने के कल ताने दिए। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, यानी उसकी 355 विकेटें भूल गए एक मैच हारने की बिना पे, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद शामी है, वो मुसलमान है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तंग नज़र लोग हैं। और ये जिस तरीके से आप देखें कि वो चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, उसकी आप ट्वीट देखें, वो कहता है कि जी ये दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने देते, तो ये क्रिकेट की जीत, चाहे वो पाकिस्तान की जीत है, उस पर पटाखे चलाए जा रहे हैं। हर साहब ने पॉइंट आउट किया कि जी देखें मोहम्मद शामी के साथ क्या हो रहा है। वाहिद मुसलमान था, 355 विकेट्स का रिकॉर्ड है इंडिया के लिए, और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे सिर्फ उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है हिंदुस्तान की इस शिकस्त का। और शाहरुख खान के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, एक मुसलमान एक्टर जिसने बहुत कोशिश की कि शाइनिंग इंडिया, सेकुलर इंडिया की मिसाल लेके आगे चले, और जो इंडियन ड्रग कार्टल्स हैं और इंडियन इंटेलिजेंस का जो पूरा ड्रग मनी से अपने ऑपरेशन टेररिज्म की सपोर्ट करते हैं, उसको कवर करने के लिए क्या फ्रेम किया जा रहा है वहाँ पे शाहरुख को भी, और मोहम्मद शामी की एग्जाम्पल भी है। तो टू नेशन थ्योरी जो है फ़ारूक हबीब साहब, वो बार बार हमें बताती है, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। देखें, इस चीज़ का तो मैं समझता हूँ कि फैसला कायद आज़म के वक्त के अंदर ही जो है वो हो चुका था, जब नज़रिया पाकिस्तान के तहत जो है, दो कौमी नज़रिए के तहत जो है वो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। उसके बाद जो है वो बेशुमार ऐसे मौके आए हैं जिसमें वो दो कौमी नज़रिए की जो थ्योरी थी वो सच साबित हुई है। लेकिन इस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें बार बार हैमर करने की ज़रूरत है, वो है मोदी की जो आरएसएस की इंतहा पसंदाना हिंदुत्वा की जो उसकी सोच है, वो सोच जो है वो सबके ऊपर जो है वो हावी हुई है। उसके वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले, भारत में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो भी उसका शिकार हैं, वो कश्मीरी भी उसका शिकार हैं, और इसके अलावा है भारत में बसने वाली जितनी भी वहाँ पर अक़लियतें हैं वो तमाम उसका जो है वो शिकार हो रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पर मुसलमानों को जो है वो चुन चुन के जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया जो सोच थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। सारे सबूत, सारे स्क्रीनशॉट, सारे ऑडियो, सारे वीडियो हमने आपके सामने रख दिए हैं। पाकिस्तान की साजिश एक्सपोज हो गई है, और जो लोग अभी भी आंख मूंद कर इस पाकिस्तानी एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस साजिश में मिले हुए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज की रात भी जेल में गुजरेगी। आज शाम बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन जमानत पर फैसला अभी नहीं आया है। इस केस में सुनवाई कल भी होगी, यानी आर्यन खान को सलाखों के पीछे अब 25 दिन हो जाएंगे।
आज आर्यन को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में मौजूद थे। पल पल खबरें आ रही थीं, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट के बाहर क्या हुआ। मुंबई से हमारे 6 रिपोर्टर्स ने इसकी पूरी रिपोर्ट भेजी। आर्यन खान को जेल के अंदर 25 दिन हो चुके हैं। 19 दिन से वो ऑर्थर रोड जेल में बंद है और आर्यन को जेल में रखने के लिए एनसीबी ने पेश किए हैं 6 चैट। इसमें आर्यन की अनन्या से बातचीत है, इसमें आर्यन की अरबाज से बातचीत है और एक ग्रुप चैट भी है। वो भी आज के नहीं बल्कि 2019 के, यानी 2 साल पुराने। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. हाँ, उम्मीद है पूरी कि कल सबकी आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है, लेकिन अभी देखते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट ने कल के लिए इसको फिक्स हियरिंग रखा हुआ है सेकंड हाफ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, वो फ्राइडे से पहले आ जाए, ऐसी उम्मीद है हमें। आर्यन खान की ही चैट को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबसे बड़ा आधार बनाया ताकि जमानत अर्जी खारिज हो सके। लेकिन आर्यन के वकील ने ड्रग चैट हिस्ट्री और उसे क्रूज शिप मामले से जोड़ने पर ही सवाल उठा दिए। पहली चैट 6 जुलाई 2019 की है। इसमें अनन्या और आर्यन के बीच गांजे की बात हुई है। एक चैट इसी साल अप्रैल की है। इसमें आर्यन और दोस्तों के बीच कोकीन पर बात हुई है और एनसीबी का नाम भी आया। ये चैट तो पुराने हैं, तो नया क्या है? एनसीबी के पास ऐसा क्या है जो आर्यन की जमानत को रोक रही है? एनसीबी ने कहा है कि चैट में गांजे की बात हो रही है, कोकीन की बात हो रही है और एनसीबी का भी जिक्र है। हाईकोर्ट में एनसीबी की तरफ से पेश किए गए व्हाट्सएप चैट को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने इसे गैर जरूरी बताया। चैट रिकॉर्ड्स को लेकर बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि कई महीने पुराने इन चैट्स का क्रूज ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। सवाल है कि क्या एनसीबी के पास अब तक यही सबूत है? क्योंकि आर्यन के डिफेंस लॉयर मुकुल रोहतगी ने पूछा है कि 2019 के ड्रग चैट का 2021 में क्या मतलब है, वो भी जब आर्यन भारत में नहीं बल्कि विदेश में थे। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने चैट का जिक्र करते हुए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन का हवाला दिया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये बच्चे युवा है, कानून कहता है कि आप इन्हें गिल्टी की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि ट्रैफिकिंग के लिए। अगर ये ड्रग्स का सेवन करते भी हैं तो आप उन्हें रिहैब कीजिए। आर्यन खान के डिफेंस लॉयर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन के बाद ना कुछ बरामद हुआ और ना ही एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट कराया जिससे पता चले कि आर्यन ने ड्रग्स ली थी या नहीं। ड्रग्स का आर्यन के पास से न मिलना और उसका मेडिकल टेस्ट न करवाना, ये आर्यन के पक्ष में सबसे बड़ी दलील आर्यन के वकील ने कोर्ट में रखी। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन को काबा नाम के व्यक्ति ने क्रूज शिप पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था और इसमें आर्यन अपने साथ अरबाज मर्चेंट को भी ले गए थे। आर्यन के पक्ष में मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को पहले से पता था कि कुछ लोग क्रूज पर ड्रग्स लेने वाले हैं, लेकिन ये ड्रग्स पार्टी होने के पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड किया और आर्यन खान को पकड़ लिया। इसमें दलील ये रही कि क्रूज में जब पार्टी से पहले ही आर्यन को पकड़ लिया गया तो आर्यन के पार्टी में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के डिफेंस में बताया गया कि आर्यन की गिरफ्तारी के पीछे 3 बड़ी बातें हो सकती हैं जो एनसीबी की गलती साबित कर सकती हैं, क्योंकि ना आर्यन से ड्रग्स मिली, ना उन्होंने कोई ड्रग्स ली और ना ही वो क्रूज पार्टी में शामिल हुए। कॉन्स्पिरेसी जो वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी, अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी जो बताई जा रही है, वैसी एनसीबी के केस के पेपर्स देखने के बाद वो कॉन्स्पिरेसी दिखती नहीं है और वो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एट बेस्ट इट इज़ फॉर 6 ग्राम्स ऑफ चरस। तो उसके रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी जो है उसका पनिशमेंट जो है वो सिर्फ 1 साल तक का है मैक्सिमम, या तो फाइन है या सिर्फ या दोनों हो सकता है। तो इसके लिए उनको बेल मिलनी चाहिए। आर्यन की ड्रग्स केस को लेकर जो और चैट सामने आई वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद लीक मीडिया के पास पहुंची, जबकि ये शुरू से जांच का हिस्सा रही है। इन चैट्स में आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच बात हो रही है। इस चैट को और तफसील और डिटेल से समझने की जरूरत है। किस वक्त किससे क्या बात की, क्या मैसेज दिया, उसकी भी जांच की गई। इस व्हाट्सएप चैट में आर्यन अनन्या से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहा है। आर्यन और अनन्या के बीच में गांजे को लेकर बातचीत हो रही थी। इन चैट्स की अब फुल स्क्रिप्ट आपको दिखाते हैं।
ये चैटिंग 6 जुलाई 2019 शाम 7:49 पर हुई। एनसीबी के मुताबिक आर्यन ने अनन्या से कहा गांजा, जिसके बाद अनन्या ने कहा कि ये डिमांड में है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन ने कहा कि मैं तुमसे सीक्रेट तरीके से ले लूंगा, जिसके बाद अनन्या ने कहा कि अच्छा है। 2 मिनट बाद आर्यन और अनन्या के बीच फिर व्हाट्सएप पर बात हुई। शाम 7:51 पर अनन्या ने लिखा, अब मैं इस बिजनेसमैन हूं। एनसीबी के मुताबिक रात 9:54 पर आर्यन ने अनन्या से पूछा कि तुमने गांजा ले लिया। अनन्या ने कहा कि मुझे थोड़ी देर में मिल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इन्हीं चैट के आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। अनन्या को 2 बार एनसीबी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है। अभी तक आपने जो चैट देखी वो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच थी। आर्यन की एक और चैट सामने है जो इसी साल अप्रैल की है। इस चैट में आर्यन अपने दोस्तों से बात कर रहा है, बात कोकीन की हो रही है और इसमें आर्यन ने एनसीबी का नाम लिया है। 18 अप्रैल 2021 को सुबह 3:27 पर आर्यन ने अपने दोस्तों को कहा कि कल कोकीन लेते हैं। इसके बाद आर्यन ने कहा कि मैं तुम सबके पीछे एनसीबी लगा दूंगा। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक आर्यन खान अचित नाम के एक ड्रग्स पेडलर से बात कर रहे थे। आर्यन खान ने 80,000 रुपए देकर अचित कुमार से ड्रग्स मंगवाई थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कहा कि आर्यन विदेशी पेडलर के संपर्क में था और इसकी आगे की जांच जरूरी है। बाकी रैकेट का भी पता चलना चाहिए, क्योंकि क्रूज रेड में जो लोग भी पकड़े गए वो आपस में संपर्क में थे। एनसीबी ने मुंबई हाई कोर्ट को बताया कि आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करने वाले अचित कुमार को 2.5 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस केस के सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने अपने रिप्लाई में कहा कि ड्रग्स नेटवर्क की जांच अभी जारी है। एनसीबी के रिप्लाई में जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये है कि आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं है। आर्यन की बेल के खिलाफ एनसीबी ने जो जवाब दाखिल किया उसमें कहा गया कि अभी तक की जांच में इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन मिला है और इसमें आर्यन खान सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वो अक्सर ड्रग्स खरीदता था। अगर उसे बेल मिली तो आर्यन गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है। एनसीबी ने कहा कि शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। एनसीबी ने प्रभाकर साइल का हवाला देते हुए कहा कि अगर आर्यन खान को जमानत दी गई तो प्रभाकर की तरह अन्य गवाह भी पलट जाएंगे। प्रभाकर साइल ने इस मामले में उगाही का आरोप लगाया है। इल्जाम सीधे तौर पर समीर वानखेड़े पर लगा है। इस मामले की जांच एनसीबी भी कर रही है। हाई कोर्ट में आर्यन खान ने इसे लेकर एक हलफनामा दिया। इसमें आर्यन ने कहा कि प्रभाकर साइल के हलफनामे का उनके केस का कोई लेना देना नहीं है। वो प्रभाकर साइल को जानते तक नहीं और प्रभाकर को लेकर आरोप प्रत्यारोप से उनका कोई संबंध नहीं है। आर्यन ने कहा कि उन्होंने एनसीबी अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। ये एनसीबी और नेताओं के बीच का आपसी मामला है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि मुझे विटनेस नंबर 1 और 2 यानी प्रभाकर सैल और केपी गोसावी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं उन्हें जानता हूं। विटनेस प्रभावित करने के मामले को लेकर आर्यन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका मुवक्किल पंचों यानी गवाहों को जानता नहीं है। एनसीबी की विटनेस के हॉस्टाइल होने की दलील कोई मायने नहीं रखती है। देखा जाए तो बॉलीवुड में फिर से वही पूछताछ, वही इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हो गया है जो मुंबई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस में जांच के दौरान देखा था। और इस बार इसमें आर्यन खान के साथ नया नाम अनन्या पांडे का है। अब इस केस में सबकी नजर आर्यन खान और अनन्या पांडे पर बनी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरह से व्हाट्सएप और चैटिंग के आधार पर इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, उससे बहुत संभावना है कि आगे कुछ और नाम भी निकलकर सामने आ जाएं। सब यही सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका आएगा। और अब आपको लूट और गोलीबारी की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। बेखौफ बदमाशों ने वाइन शॉप में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और लूट मचाई। हजारों की लूट और अंधाधुंध फायरिंग की ये तस्वीरें दिल्ली के पास गुरुग्राम की हैं। सोना चौक पर वाइन शॉप में बदमाश बियर खरीदने के बहाने शामिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठे। वारदात पुलिस कमिश्नर ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन बदमाश लूटपाट के बाद आराम से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर समीर वानखेड़े पर भी आज से नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। नई बातें सामने आई हैं, नए बयान आए हैं, नए इल्जाम लगे हैं। इसमें हल्ला बहुत ज्यादा है। सच्चाई कितनी है? हमने समीर वानखेड़े के परिवार के लोगों से बात की, उनके सबूत को देखा, नवाब मलिक जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको भी क्रॉस चेक किया। इस केस में कौन नायक है, कौन खलनायक, इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब मिलेंगे। स्पेशल 26 महाराष्ट्र के मंत्री ने सुबह सुबह नई फिल्म रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया और कैमरा लगाकर बैठ गए। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सब नवाब मलिक हैं। उनकी फिल्म में कोई हीरो नहीं है, बस एक विलन है, समीर वानखेड़े, जिनको नवाब मलिक समीर दाऊद वानखेड़े कहते हैं। एनसीपी के नेता और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के बीच की लड़ाई पर्सनल जोन में चली गई है। एक तरफ नवाब मलिक हैं, दूसरी तरफ वानखेड़े फैमिली है। दोनों ओर से नए सबूत पेश किए जा रहे हैं, नए गवाह सामने आ रहे हैं। किसके सबूत सच्चे हैं, कौन गवाह झूठ बोल रहा है? चलिए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। 32 घंटे पहले नवाब मलिक ने 42 साल पुराना एक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े लिखा हुआ है, मां का नाम जाहिदा बानो लिखा है और राष्ट्रीयता के कॉलम में मुस्लिम दर्ज है। उद्धव ठाकरे सरकार के पावरफुल मिनिस्टर नवाब मलिक इसी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर कहते हैं कि समीर वानखेड़े असल में मुसलमान हैं और उनके पिता ने दोबारा रिलीजन चेंज करने का फर्जीवाड़ा किया है। बर्थ सर्टिफिकेट पर उठे सवालों का जवाब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने दिया है। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टाफ मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। हमने रजिस्टर चेक करवाया, 1.5 महीने तक ये कागज हम ढूंढ रहे थे, तब जाके जो स्कैन डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज है उसमें ये सर्टिफिकेट हमारे हाथ में लगा है। ये कास्ट सर्टिफिकेट और ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके सारे प्रूफ्स ऑलरेडी मीडिया के पास है। मेरे फादर इन लॉ ने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर चुके हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट ये इतनी बड़ी चीज होती है और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके ऊपर एक टीम लगती है जो आपका पूरा रिसर्च करती है कि ये बंदा फिट है या नहीं है। उसी वक्त सारी क्लियरेंस हो जाती है कि अगर इस बंदे में कोई भी फॉल्ट है या कोई भी उसके डॉक्यूमेंट के बारे में डाउट है तो एजेंसी इतनी बड़ी है कि उस आदमी को वो यूपीएससी क्लियर ही ना करने दे। अगर आज की डेट में वो एक कुर्सी पे बैठे हैं तो उनकी वैलिड जांच हो चुकी है और उसके सारे प्रूफ हम दे चुके हैं। तो इसका मतलब है आप वो यूपीएससी को भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, अगर इन्होंने झूठ दिया तो वो भी झूठे हैं जो इनको उन्होंने अपॉइंट किया। समीर वानखेड़े की पत्नी से पहले उनके पापा ज्ञानदेव वानखेड़े ने बर्थ सर्टिफिकेट पर उठे सवालों को झूठा बताया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने सर्टिफिकेट दिखलाए। आज खुद समीर वानखेड़े ने भी अपने पिता के नाम के साथ उनका कास्ट सर्टिफिकेट नवाब मलिक को भेज दिया। नाम मिला लीजिए, ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, पिता का नाम कचरूजी कलनूजी वानखेड़े, गांव वारूतोफा, जिला वाशिम और जाति महार। एक दो नहीं, पूरे 9 कास्ट सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को भेजे। ड्रग्स केस में नवाब मलिक रोज नए टर्न दे रहे हैं। समीर वानखेड़े के धर्म से लेकर उनकी जाति तक अटैक कर रहे हैं। भाई के बचाव में आज समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े भी मैदान में आ गए। ये दलित हैं, दलित कैटेगरी में उन्होंने जो अकोला डिस्ट्रिक्ट था, बाद में वासिम उसमें से एक अलग जिला बना, वहाँ से उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल की। उन्होंने उसके आधार पे नौकरी की। नौकरी करते समय मुंबई में वे पोस्ट रहे और मझगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है,
टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जायदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में, और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। ये सच्चाई है। और आफ्टर थॉट करके उन्होंने बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया, जो पूरी तरह से बोगस है। एक गरीब किसी झोपड़ी में दिए के नीचे पढ़ने वाला हो, या कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला कोई दलित भाई हो, उसका जो अधिकार था इन्होंने छीना है। मेरे डैडी का नाम है, मेरे पिता का नाम है ध्यानदेव कचरूजी वानखेड़े। इसके आगे अब कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें मेरे डैडी ने कल न्यूज़ में बताई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था उनके बारे में, जब मैंने बाद में देखा कि आप एक इंसान को क्यों वैलिडेशन दे रहे हो, आप सर्टिफिकेट्स क्यों बता रहे हो, आपको कोर्ट ने पूछा है तो आप बताइए। लेकिन बेचारे जो डैडी है वो काफ़ी एक हार्ट पेशेंट है, और हमको उनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उनकी तबीयत काफी खराब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।